हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आप सबको एक वीडियो बनाकर बताया था कि मैं आपको एस्टेट के लिए सीडीपी का सिलेबस कराने वाली हूं, जो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और एक वीडियो बनाकर मैंने आपको सीडीपी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एस्टेट 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में हर साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये जितना भी टॉपिक है ये सब का सब आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाला है, यानी कि ये सभी टॉपिक मैंने पिछले पेपर को एनालाइज करके यहाँ पर ऐड किए हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी, साथ साथ आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि इसका सिलेबस जो है क्या जो मैं करा रही हूँ क्या वो सिलेबस प्रीवियस ईयर से मैच खाता है या नहीं खाता है ना। थोड़ा आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा। आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं, मैंने पहले भी बहुत सारा सिलेबस कराया हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं बात कर लेती हूँ एस्टेट 2025 की, अभी ये मानकर चलिए अभी आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रखी है। तो 1 जून से 5 जून तक आपके एस्टेट के फॉर्म फिल किए जाएंगे और उसमें से आपको 1 जून से 5 जून तक आपके जो फॉर्म है वो फिल होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 से 27 जुलाई को होगा, है ना। इस बात का आप सभी को पता भी है। आपको पता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें सीडीपी का सिलेबस आपका 30 मार्क्स का रहता है। ये वीडियो चाहे आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे फिर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और चाहे फिर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर, पहला चैप्टर विकास और वृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए ये कंटेंट जो है वो मैंने हिंदी में तैयार किया है। इसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इस चैप्टर को ना हम जब बीएड कर रहे होते हैं तो बीएड में भी इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसको एग्ज़ाम के पॉइंट से पढ़ना होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है। और हर ये नहीं है कि इस बार इसमें मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है, हर बार इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं, वो चाहे फिर कोई भी लेवल हो। सबसे पहले तो हमें, अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि ग्रोथ है क्या, डेवलपमेंट है क्या, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैंने लिखा है ग्रोथ क्या है। ठीक है। ग्रोथ जो होती है वो किससे, मतलब जो दिखाई दे रही है, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो किस में काउंट हो जाती हैं, ग्रोथ में काउंट हो जाती हैं, या जिनको हम कभी मेज़र कर पा रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, वो किस में आएंगी, ग्रोथ में आएंगी, है ना। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी की हमारी हाइट है या जो चेंज होती जा रही है ना, मतलब जो चेंजेबल है। जैसे हमारे शरीर का आकार है, जैसे पहले हम छोटे थे फिर हम बड़े होते गए, है ना। जैसे हमारी लंबाई है, हमारा वेट है। ठीक है। हमारे जैसे पहले हम छोटे थे, हमारे हैंड्स भी छोटे थे, है ना, तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें भी चेंज, उनकी शेप में भी चेंज आ जाता है। तो ये सब किस में काउंट होता है, ग्रोथ में काउंट होता है। अभी मैंने बताया आपको कि जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी वाली होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बातें जो हैं आपको याद रखनी है। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट समझाए हैं और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अब हमारा जो सिलेबस है वो कैसा हो गया है, कंसेप्ट बेस हो गया है। पहले कैसा आता था, पहले जो हमारा सिलेबस था वो कैसा था, रट्टाफिकेशन टाइप था, यानी कि 1 लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्या होता है, कंसेप्ट लगते हैं, उनमें दिमाग लगता है, इसलिए हमें उसको, इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो ग्रोथ क्या होती है, एक शारीरिक प्रक्रिया है जो सीमित समय तक चलती रहती है। तो ये कैसी होती है, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि एक लिमिटेड टाइम तक क्या रहेगी, चलती रहेगी। जैसे हमारी हाइट है, हाइट एक टाइम के बाद क्या होती है, रुक जाती है ना। जैसे मतलब कि हमारा वेट है, वेट तो बढ़ता रहता है, बट जैसे हाइट होती है, हाइट क्या होती है, हमारी एक समय के बाद में रुक जाती है। हमारी बॉडी पार्ट्स की जो शेप होती है वो भी एक टाइम के बाद चेंज होना बंद हो जाती है ना। जैसे लंबाई का बढ़ना और वजन का बढ़ना, तो ये सब क्या होते हैं, वजन तो घटता बढ़ता भी रहता है, लेकिन हमारी जो लेंथ होती है, हमारी जो हाइट है, वो क्या होती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो आई होप आपको ग्रोथ के बारे में समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या होती है।
तो मैंने आपको अभी कितनी बातें बताई हैं। पहला चेंजेबल होती है ना, जिसमें हमारी बॉडी पार्ट्स जैसे लेंथ है, वेट है, ये सब चेंज होता रहता है। क्वांटिटेटिव होती है यानी कि मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक यानी जिसको माप सकते हैं। तीसरी एक शारीरिक प्रक्रिया है जो एक सीमित समय तक चलती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको सही से समझ में आ गए होंगे, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। अब पढ़ते हैं विकास क्या है, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। ये कैसी है, क्वालिटेटिव है, यानी कि जिसको हम माप नहीं सकते हैं, है ना, जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कैसी है, क्वालिटेटिव होती है, मात्रात्मक नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। विकास क्या होगा, विकास जो होता है वो पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है और वूम टू टूम्ब होता है। जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ आप अपनी नोटबुक पर नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं एग्जाम में पूछी गई हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत सारी बातें ऐसे भी याद है, मैंने एग्जाम दिए हैं, एक बार नहीं, मैंने एस्टेट का एग्जाम बहुत बार दिया है, मल्टीपल टाइम्स दिया है। फिर मैंने टीजीटी का भी एग्जाम दिया, टीजीटी भी पास है, पीजीटी भी पास है ना। तो अब क्या करेंगे, जो जो बातें मैं आपको बताती जा रही हूँ आप उन्हें ध्यान से सुनते जाएंगे, जो इसमें ऐड नहीं है आप उन्हें अपनी नोटबुक में अलग से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखते भी जाइएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी जाइएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, एक बच्चे का डेवलपमेंट वूम टू टूम्ब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है, तो इस पर आप स्टार लगा लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वूम टू टूम्ब होता है। ये कैसे होती है, देखो मैंने लिखा, मैंने बताया आपको, ये कैसी है, क्वालिटेटिव है। कैसी है, क्वालिटेटिव है। इसको भी लिख सकते हैं, क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक है। तो आप इसको लिख लीजिए, जिसको इंग्लिश में समझ आता है वो इंग्लिश में लिख सकता है, जिसको हिंदी में समझ आता है वो हिंदी में लिख सकता है। और लिखा ये कैसा है, जीवन भर चलता रहता है। तो अभी मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। लाइफ लॉन्ग क्या होता है, डेवलपमेंट चलता रहता है, रुकता नहीं है। विकास को मापा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट होगा, जैसे हमारे दिमाग का विकास है, यानी कि पहले हम छोटे थे, हम उन चीज़ों पर आज नहीं रोते हैं जिन चीज़ों पर हम छोटे होते थे तब रोते थे, है ना। तो क्या हुआ, हमारे दिमाग का विकास होता गया। आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे दिमाग का और विकास होता जाता है। चीज़ों को हम क्या करते रहते हैं, समझते जाते हैं। तो विकास को माप नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, हमारे व्यवहार में वो दिखाई देता है। आ गया समझ में। जैसे भाषा का विकास है, नैतिक समझ, यही मैंने बताया है, मोरल समझ आ जाती है हमें, है ना। तो हमें क्या आ जाती है, मोरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है हमारे अंदर। तो ये बात भी आपको समझनी है, क्या आ जाती है, मोरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हमारी लैंग्वेज का भी विकास हो जाता है, यानी जब हम छोटे थे तो हम कैसे बोलते थे, धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारी भाषा का भी क्या हो गया, विकास हो गया। तो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक मैंने आपको बताया है वृद्धि के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया है विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के बारे में, वृद्धि में मैंने आपको क्या बताया था कि वो कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि मात्रात्मक होती है, उसको हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते, ठीक है। विकास क्या होता है, पूरी लाइफ टाइम चलता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। विकास कैसा होता है, वूम टू टूम्ब होता है ना। लेकिन वहाँ पर हम उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमारे लेंथ है वो एक समय के बाद रुक जाती है। आई होप आपको यहाँ तक के पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे, आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, वृद्धि में और विकास में क्या अंतर है। अब व्यक्ति के समग्र परिवर्तन, जैसे हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, एक तो भावनात्मक तरीके से होता है ना, इमोशनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। फिर सोशल होता है, सामाजिक तरीके से चेंज होता है, हम समाज में मिलते हैं, घुलते हैं, तो हम क्या बनते हैं, एक सामाजिक प्राणी बनते हैं, उससे भी हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। एक यानी कि इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक होता है ना। तो ये सब क्या है, व्यक्ति के समग्र परिवर्तन है, जो हमें क्या आते हैं, चेंज आते हैं। अब देखो मैंने इसके अभी आपको समझा दिया था कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से समझ भी सकते हैं और फिर आप इनके बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब आप इसको अपने आप ही बता देंगे कि मैंने आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या क्या समझाया था। अगर किसी को समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में, नीचे लाइव का कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर मेंशन कर सकता है। वृद्धि क्या होती है, अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया है ना, तो आप अपने आप से रिपीट करेंगे, आंखें बंद करके अपने आप से रिपीट करें कि हमने अभी डेवलपमेंट में क्या पढ़ा है और ग्रोथ में क्या क्या पढ़ा है। अभी मैंने आपको बताया ग्रोथ कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, मापी जा सकती है, और एक कैसी होती है, सीमित समय तक होती है। मैं आपको इस तरीके से CDP करा दूंगी, आपको क्लास में याद हो जाएगी, आपको इससे बाहर पढ़नी ही नहीं पड़ेगी।
इसके बाद मैंने आपको बताया विकास के बारे में। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है, जीवन भर चलता रहता है। विकास को हम माप नहीं सकते। विकास का जो स्तर है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है इसी का एक क्या होती है? भाग होती है। जैसे ये क्या है? डेवलपमेंट है, और इसी का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? वृद्धि है। वृद्धि क्या है? इसी का भाग होती है, क्योंकि जब हम ग्रोथ करते हैं तो वो भी किस में काउंट हो जाती है? आगे जाकर हमारे डेवलपमेंट का ही हिस्सा बन जाती है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विकास की विशेषताएं क्या हैं, डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या हैं, है ना। फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास क्या? एक सतत और क्रमबद्ध प्रक्रिया, यानी कि कॉन्टिन्यूस और एकदम सीरीज में चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। अब ऐसा नहीं है, मतलब हर व्यक्ति का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसे मान लो अगर किसी का कोई बहुत जल्दी मतलब इमोशनल हो जाता है, और कोई क्या होता है? इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या है? हर किसी के विकास की गतियाँ क्या हैं? अलग अलग हैं। कोई बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई धीरे होता है ना। तो ये क्या है? विकास की अलग अलग गतियाँ होती हैं। हर किसी का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है, और जो डेवलपमेंट है उसके सभी जो क्षेत्र हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और हमें ये जो है ना, ये पॉइंट जो लास्ट में लिखा है, ये आपको अपने बिल्कुल ऐसा रट्टा लगा लेना है कि हर बालक क्या है? अद्वितीय होता है। हर बालक क्या है? अपने आप में श्रेष्ठ होता है। हमें कभी भी CDP में बच्चे की गलती नहीं निकालनी होती है। हम जब भी CDP पढ़ते हैं, या तो हमारी गलती होती है, टीचर की गलती होती है, बच्चे की गलती कभी भी नहीं मानते हैं। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हमें बच्चे को नेगेटिव कभी नहीं दिखाना होता है, क्योंकि जैसा हम उसे सिखाते हैं बच्चा क्या करता है वैसा ही बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर बच्चे की गलती नहीं होती है। बच्चा क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो ये क्या है? डेवलपमेंट की विशेषताएं हैं। अब विकास के आयाम पढ़ लेते हैं, यानी कि किस किस तरीके से इसके क्या क्या फैक्टर्स है, किस मतलब क्या क्या इसके मतलब टाइप्स हैं। जैसे विकास जो है वो कितने तरीके से हो सकता है, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं हम इसको। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शारीरिक विकास के बारे में। फिर क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास, जैसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निटिव का मतलब है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होगा, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होगा। शारीरिक विकास होता है जो फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। भावनात्मक विकास की बात करते हैं तो वो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। सामाजिक विकास की बात करते हैं तो वो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। अगर हम नैतिक विकास की बात करते हैं तो किससे रिलेटेड है? मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। भाषाई विकास की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। शारीरिक विकास में जैसे हमारा बॉडी का जो हमारे जो शरीर का विकास हो रहा है वो सब आता है। कॉग्निटिव में क्या आएगा? हमारा माइंड आ जाएगा। और भावनात्मक में इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। सामाजिक में हम समाज से क्या क्या सीखते जा रहे हैं। नैतिक में हमारी मोरल ड्यूटीज़ क्या हैं ये सब सीख जाएंगे, जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना होता है, बड़ों के सामने नहीं बोलना होता है। भाषाई विकास, भाषा पर हमारी अच्छी मजबूती हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। तो ये सब क्या है? डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा रहने वाला है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं क्या है, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट है शैशवावस्था, यानी कि ये अवस्था जो होती है ये 0 से 2 साल तक की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चे का शारीरिक विकास जो बहुत जल्दी होता है। ठीक है सॉरी। और इसमें बच्चे को जो मतलब कनेक्शन जो है उसका उसकी मदर की तरफ ज़्यादा वो कनेक्टेड रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा सॉरी कि जो शैशवावस्था होती है वो कितने से कितने एज तक की होती है ना। तो ये होगी इन्फेंट बोल सकते हैं हम इनको, इन्फेंट वाली स्टेज जो होती है, इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज है ये, 0 से 2 ईयर तक रहती है। इसमें शारीरिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है, और इसमें लगाव होता है बच्चे का अपनी मदर की तरफ। फिर ये है अर्ली चाइल्डहुड, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं सॉरी। प्रारंभिक बचपन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, इसे हम क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज जो है वो क्या है? हमारी अर्ली चाइल्डहुड है, यानी कि प्रारंभिक बचपन है। ये कितने से कितने ईयर तक होता है? 2 से 6 ईयर तक होता है। और इसका जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का बहुत जल्दी हो जाता है, और इसमें बच्चा जो है कल्पनाशील खेल खेलता है।
जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और किसी जो गुड़िया होती है उसको मम्मी बना देते हैं, किसी को पापा बना देते हैं ना, मतलब अपने आप से बातें करते हैं और कल्पनाओं में खेलते रहते हैं, अपने आप खेलते रहते हैं। अब छोटे बच्चों को जो 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें देखेंगे, तब आपको अच्छे से पता लगेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे भी होंगे, है ना, तो आपको उनके बारे में पता भी होगा। तो ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है, 2 से 6 ईयर तक का होता है। इसमें भाषा का विकास बहुत जल्दी हो जाता है बच्चे में, ठीक है, और इसमें बच्चा जो है कल्पनाशील खेल खेलता है। इसके बाद है ये था अर्ली चाइल्डहुड और ये है चाइल्डहुड, ठीक है, इसे हम चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। इससे 6 से 12 वर्ष का समय होता है। इसमें बच्चा, इसको स्कूल एज भी कह देते हैं हम इसको, ठीक है, मध्य बचपन को हम स्कूल एज कह देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें बच्चा जो है वो स्कूल जाने लग जाता है, पढ़ाई करने लग जाता है। इसमें बच्चे में खुद में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, बच्चा खुद पे विश्वास करने लग जाता है। इसके बाद है किशोरावस्था, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अडल्ट एज के नाम से भी जानते हैं। 13 से 19 साल तक की होती है, टीनेज जो होती है, इसको हम वो स्ट्रॉम वाली एज भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉम वाली एज है। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम स्टेज अगर आपसे पूछा जाए तो स्ट्रेस और स्ट्रॉम की एज जो है वो कौन सी होती है, यही वाली होती है, किशोरावस्था होती है, ठीक है। इसके बाद है प्रौढ़ावस्था, इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। 20 प्लस जो एज होती है वो किस में आती है, इसी में काउंट की जाती है। तो ये चारों पॉइंट जो हैं आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट है शैशवावस्था, जो 0 से 2 साल तक का होता है। इसमें बच्चे का जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है, बच्चे का लगाव अपनी मदर की तरफ ज़्यादा होता है। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाता है, बच्चा किस में हो जाता है, कल्पनाशील खेल खेलने लगता है, ठीक है। इसके बाद मध्य बचपन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पढ़ाई, आत्मविश्वास हो जाता है बच्चे में। इसके बाद है किशोरावस्था, किशोरावस्था 13 से 19 साल की होती है। इसमें बच्चे में यौवन हो जाता है और आत्म पहचान होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको 4 की 4 स्टेजेस के बारे में, मतलब अभी मैंने आपको यहाँ पर 4 की 4 स्टेजेस के बारे में समझा दिया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बता दी हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अनुवांशिकता है, हेरिडिटी, जो मतलब जो हमारे अंदर बाई बर्थ होती है। तो यानी अगर कोई चीज़ हमें बाई बर्थ मिली है, बाई बर्थ हमें कुछ कमी है, तो वो क्या करेगी, हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जैसे एनवायरनमेंट है, कई बार एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं होता है, हर किसी को सेम एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट क्या होता है, प्रभावित होता है। हर किसी का खान पान भी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पर पोषण भी प्रभावित करता है। हेल्थ सिस्टम खराब हो जाता है, इसमें जो लिंग है यानी कि जो फीमेल मेल, इस तरीके से भी डेवलपमेंट प्रभावित होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है, जैसे पारिवारिक वातावरण है, घर का माहौल कई बार अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से भी डेवलपमेंट प्रभावित हो जाता है। कई बार पैसे की स्थिति अच्छी नहीं होती, कल्चरल जो प्रभाव हैं वो भी पड़ते हैं। कई बार टीचर्स अच्छे नहीं होते, विद्यालय अच्छे नहीं होते, इन सब चीज़ों का प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं जो आपके एस्टेट और सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको सारे फैक्टर्स भी आगे बताने वाली हूँ, बट इसको भी पढ़ना हमारा ज़रूरी है। जैसे विकास जो होता है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलता रहता है। प्रत्येक बालक की विकास की गति कैसी होती है, अलग अलग होती है। शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं के अनुसार, हमें किसके अनुसार काम करना है, बच्चे के अनुसार काम करना है। हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर नहीं, बच्चे को देखकर काम करना है, बच्चे को देखकर ही हमें पढ़ाना है। हम बहुत हाई लेवल का पढ़ाने लग जाएं और बच्चों को समझ में ही नहीं आए तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। प्रारंभिक अनुभव विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब ये शैशवावस्था मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था शैशवावस्था जो है वो 0 से 2 ईयर की होती है। अब यहाँ पर आपको सबके बारे में डिटेल से जानने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आप लिखते जाइएगा, ठीक है। आज वैसे गर्मी का मौसम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत गर्मी हो रखी है आज यहाँ पर। तो अब हम पढ़ लेते हैं शैशवावस्था के बारे में, 0 से 2 ईयर के बारे में। आप ये भगवान से प्रे करें कि हवा चल पड़े, इतनी गर्मी हो रखी है, मुझसे तो यहाँ बैठा ही नहीं जा रहा है। बट फिर भी मैं ऐसे वीडियो तो बना ही रही हूँ आपके लिए, बट क्योंकि अंदर बैठते तो अंदर भी इतनी गर्मी होती है तो मैं बाहर बैठना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अब हम पढ़ लेते हैं शैशवावस्था के बारे में। कभी कभी आपसे बात करने का मन कर जाता है, सारा दिन हम मतलब कंटिन्यू बोलते रहते हैं, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो उससे माइंड जो है वो हमारा फ्रेशअप हो जाता है। पढ़ें, अब चलें, गर्मी को भूल जाओ, टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में आपका पेपर होने वाला है और उससे ज़्यादा आपको जून की गर्मी में पढ़ना भी है बैठ के, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं हम।
वैसे आपके लिए इसका फ़ायदा भी हो गया है, क्योंकि जैसे मान लो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में टीच कर रहे हैं, है ना, और एस्टेट सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, तो अब उन्हें जून की छुट्टियां मिल जाएंगी, जून की छुट्टियों में पढ़ सकते हैं और जुलाई में आपका पेपर ही हो जाएगा, तो आपको 1 महीने का वैसे टाइम भी मिल गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है तीव्र शारीरिक वृद्धि। इसमें क्या होता है, जो हमारी मतलब शैशवावस्था में जो बच्चा होता है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। बच्चे का सिर जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसका वेट बढ़ता है, उसकी लेंथ बढ़ती है। इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा, रोएगा, हंसेगा, और वो क्या करने लगता है, ग्रैस्प करने लगता है, चीज़ों को पकड़ने लगता है, शक करने लगता है, पकड़ने लगता है, माता पिता से लगा हो जाता है बच्चे का, ठीक है। इस स्टेज में उसको अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। अब बच्चा जो है सेंसेस की पहचान करने लगेगा, और जैसे बैबलिंग, यानी कि जैसे एक एक दो दो वर्ड वाले शब्द होते हैं उनको बोलने लगता है, ठीक है, बैबलिंग करने लगता है, मम्मा पापा इस तरीके से बोलने लगता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये वर्ड आप पूछेंगे कि आप सोचेंगे कि पता नहीं मैं तो आपको क्या क्या बता रही हूँ, बट ये जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैं आपको इन सब के बारे में बता भी रही हूँ, ठीक है। कभी ये सोचो पता नहीं मैडम तो क्या ही बताने लग गई है, मैं कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं बता रही हूँ, सभी पॉइंट के पीछे कोई ना कोई ऐसा रीज़न है, कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार नहीं बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको सबको आपको अच्छे से याद रखना है। प्रारंभिक बचपन की अगर मैं बात करती हूँ, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, इसको आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं इजीली, क्योंकि हिंदी में हम इसे भूल जाते हैं। मैंने तो इसको इंग्लिश में याद किया हुआ था अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होती है वो क्या होती है, 2 से 6 ईयर की होती है। इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, ठीक है। भाषा विकास इसमें बच्चे का बहुत जल्दी होता है, शब्दावली बढ़ती है, बच्चे के बोलने के वर्ड्स बढ़ने लगते हैं। बुनियादी मोटर स्किल्स, जैसे बच्चा दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, और इमिटेटिव प्ले करने लगता है। जैसे वो देखेगा उसकी मदर क्या कर रही है, किचन में खाना बना रही है, तो क्या करेगा वो, अपनी मदर को क्या कहेगा, मम्मी मुझे भी थोड़ा सा आटा दो ना, मैं भी रोटी बनाऊंगा। आपने देखा होगा, है ना, बच्चे क्या करते हैं उसकी अपनी मदर के जैसे मतलब इमिटेट करके क्या करने लगते हैं, नकल करते हैं, है ना, बड़ों की नकल करके वैसे काम करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम बच्चों को डांट देते हैं, बच्चे भी फिर वैसे ही भाषा में हमसे बात करते हैं, तो फिर वो क्या है, वो हमें इमिटेट कर रहे हैं, यानी हमारा अनुकरण कर रहे हैं, हमारी कॉपी कर रहे हैं। फिर सामाजिक व्यवहार भी आ जाता है यहाँ बच्चों में, तेरा मेरे की समझ आ जाती है, यानी कोई चीज़ है तो उसे क्या कहेंगे, ये तो मेरी है। अगर हम बच्चे को ऐसा कहेंगे ना कि ये तेरी मम्मी तो मेरी है, तो वो भाग कर अपनी मम्मी से लिपट जाता है और क्या कहता है, नहीं नहीं मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है ना। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर बच्चों को समझ आने लगती है, सामाजिक व्यवहार बच्चा सीखने लगता है। बाहर किसी से लड़ाई कराएगा कि ये तो मेरा है, तो मेरी बोल है, तुमने कैसे ले ली, है ना, इस तरीके से बच्चा क्या करता है, लड़ाइयाँ करता है। तो ये क्या होता है, भाषा का विकास बहुत जल्दी हो जाता है इसमें। बुनियादी मोटर स्किल्स बढ़ती हैं, जैसे दौड़ना कूदना, कल्पनाशील खेल और अनुकरण बढ़ने लगते हैं। सामाजिक व्यवहार बच्चा सीखने लगता है, तेरे मेरे की उसमें समझ आ जाती है। इसके बाद जो है चाइल्डहुड स्टेज है, ये क्या होती है, 6 to 12 ईयर होती है, ठीक है। इसमें बच्चा, ये इसको हम प्ले एज कहेंगे, ठीक है, ये स्कूल वाली नहीं है, ये प्ले एज है, ये है प्रॉपर स्कूल एज में पढ़ना लिखना गिनती करना ये सब आ जाता है, ये चाइल्डहुड स्टेज होती है। देखा मैंने कहा, और हवा भी चल पड़ी, यहाँ बहुत तेज हवा चल पड़ी है। तो ये क्या है, शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि। यहाँ बच्चा क्या करने लगेगा, सीखने लगेगा, पढ़ने लगेगा, लिखने लगेगा, गिनती सीखेगा। अब मैं यहाँ पर बैठ के और वीडियो भी बना सकती हूँ, आपको हरियाणा जी के भी करवा सकती हूँ। अगर गर्मी होती तो फिर मैं ऐसे सोचती छोड़ो, फिर कल करा दूँगी। अब सही मौसम हो गया है, फिर से मौसम में चेंज आ गया है, हवा चलने लगी है, और मैं आपको पढ़ाने का मन भी कर गया अब, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद शायद मैं आपको हरियाणा जी के भी करा दूँ। तो यह है शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि, पढ़ना लिखना गिनती करना। सहपाठियों के साथ सामाजिक संबंध मजबूत बनाने लगेगा, बच्चा क्या करेगा, पीयर ग्रुप में बैठने लगेगा, अपने फ्रेंड्स बनाने लगेगा, उनके साथ क्या करेगा कि ये तो मेरा दोस्त है ना। आपने देखा होगा 6 से 12 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंडशिप अपनी जो है अपने सेम ग्रुप के बच्चों के साथ रहने लग जाते हैं। इसमें बच्चे में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और अपनी आत्म समझ हो जाती है। और हम जैसे हम बच्चों को सिखाते रहते हैं, उसमें नैतिकता की शिक्षा देते हैं, नियमों की समझ देते हैं, तो बच्चा वहाँ से सीखने लगता है ना। तो आपने भी देखा होगा, आपके मतलब जिनके घर में बच्चे होंगे वो इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। आई होप आपको ये स्टेज समझ में आ गई होगी। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक बार एस्टेट का एग्जाम दिया था, तो उसमें पूछा था प्यूबर्टी स्टेज कौन सी होती है। तो ये जो किशोरावस्था होती है इसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज भी कहते हैं। ये 13 to 19 होती है, इसको टीनेज भी कहते हैं। यही क्या होती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की एज होती है। ये आप कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, तनाव और तूफान की स्थिति, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्टेज में, ठीक है। और ये यौवन आरंभ होता है, यानी प्यूबर्टी की स्टेज होती है ये।
इसके बाद आत्मचिंतन, पहचान की खोज। इसमें बच्चे में क्या आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन वो खुद से पूछने लगता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चा कौन सी स्टेज में करता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बच्चा किस में करेगा, किशोरावस्था में करेगा। भावनात्मक अस्थिरता और मित्रता में क्या होती है, गहराई आ जाती है। कैरियर में और स्वतंत्रता, मतलब खुद से सोचेगा कि मैं खुद से अपने सारे डिसीजन ले लूँ, है ना। उसको क्या चाहिए होती है स्टेज में, फ्रीडम चाहिए होती है। ये स्टेज ऐसी होती है, इसमें बहुत सारे बच्चे भटक भी जाते हैं, बट इस स्टेज में क्या चाहता है बच्चा कि मैं खुद से सारी चीज़ें करूँ। उसे ना इस एज में आकर ऐसा लगता है, कोई रोकता है तो उसे लगता है कि सब मुझे गलत मतलब मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता। इस स्टेज में बच्चे के दिमाग में बहुत उथल पुथल मची रहती है। तो ये स्टेज जो होती है ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज होती है। आपको भी अपनी ये वाली स्टेज याद होगी, इस स्टेज में आप कैसा सोचते थे, तो उससे बच्चों को रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे भी, आप इस स्टेज के बच्चे कैसा सोचते होंगे, ठीक है। इसके बाद प्रौढ़ावस्था है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 20 प्लस की एज के बच्चों को तो हम पढ़ाते ही नहीं है ना। इतनी तक तो बच्चा कॉलेज में चला जाता है, बड़ी क्लासेस में हो जाता है। हमें सिर्फ 12th तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, 18-19 तक वो बच्चे इन क्लासेस को पार कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे शिक्षा, नौकरी, विवाह, परिवार, ये सब चीज़ें आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सामाजिक और आर्थिक जीवन में सक्रिय भागीदारी दिखाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 1 सेकेंड बहुत शोर हो रहा है, तो 1 मिनट रुकिए आप। चलो पढ़ ही लेते हैं। इसके बाद है अनुवांशिकता। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये पॉइंट हमने अभी क्या पढ़ा है, 4 स्टेजेस पढ़ ली हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में भी आ गई होंगी जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। फिर मैंने आपको बताया था कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, तो इनके बारे में भी मैंने एक लाइन ऐड कर दी थी। मुझे लगा वो बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि इसमें मतलब क्या है। यानी अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है या घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है माता पिता से मिलने वाले गुण, जैसे कद, बच्चे की हाइट है, बच्चे का रंग है, बच्चे की बुद्धि है, बच्चे का मानसिक रोग है, ये सब क्या होते हैं, जन्म से ही पहले तय हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, जन्म से ही तय हो जाते हैं, पहले ही तय हो जाते हैं। यानी कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे ब्राउन आँख, किसी की ब्राउन आँख है तो उसके बच्चे की आपने देखा होगा कई बार कैसी हो जाती है, आँखें ब्राउन हो जाती हैं। किसी के पेरेंट्स का हाइट जो है वो बहुत लंबी है तो उनके बच्चे भी कैसे बनते हैं, लंबी हाइट वाले बन जाते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चों की हाइट भी क्या हो जाती है, कई बार छोटी हो जाती है। तो ये हेरिडिटी है ना। तो अनुवांशिकता भी क्या करती है, बच्चे के डेवलपमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्यावरण। जैसे बच्चा जो है आसपास के एनवायरनमेंट में रहता है, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखता है। बच्चे का स्कूल है, बच्चे का घर है, बच्चे का समुदाय है, वो कैसी कम्युनिटी में रह रहा है, उसके कैसे फ्रेंड हैं, वो सब चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे को प्रभावित करती हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो एनवायरनमेंट है, अगर बच्चे का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, सुरक्षित वातावरण क्या करता है, विकास को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे पोषण, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर अच्छा खाना मिल रहा है, बच्चा अधिक उसको संतुलित आहार मिल रहा है तो बच्चे का डेवलपमेंट अपने आप क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अगर बच्चे को कुपोषण है या उसका खाना पीना अच्छा नहीं है, उसके घर पे इतनी मतलब खाने को इतना अच्छा नहीं मिलता फूड, तो बच्चे का जो विकास है वो अपने आप प्रभावित होता है। स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य शरीर ही संज्ञानात्मक। अगर मान लो हम क्या है, हेल्दी हैं, सही हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारा दिमागी विकास भी सही से होगा, है ना, और सामाजिक विकास भी अच्छे से होगा। अगर हम सही नहीं है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो हम उस चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। अब अपने आप से ही लगा लीजिए, मान लीजिए आपको बार बार बुखार हो जाता है और आप क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, तीसरे दिन फिर आपको कुछ ना कुछ हो गया, तो आपके वो सीखने का जो स्तर है ना, वो उस चीज़ से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है ना, होता है ना प्रभावित। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, लिंग। समाज द्वारा जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, आपने देखा होगा कि कहीं पर मतलब जगह जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये तो लड़का है, इसका ये काम है, ये तो लड़की है, इसका ये काम है। आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग तरीके से पाला जाता है ना। जैसे आपने जेंडर वाइज चीज़ें सुनी होंगी, जैसे घर के काम हो गए, इन सब ये सारी चीज़ें हो गई। या फिर कई बार आपने देखा होगा, अभी तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं हमारे समाज में, बट अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मतलब एजुकेशन को ही लेकर बात कर लेते हैं, तो कई जगह पर लड़कियों को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता बजाय कि लड़कों के, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, विकास को प्रभावित करती हैं, जो समाज के द्वारा पहले से निर्धारित की गई है।
इसके बाद पारिवारिक वातावरण जो होता है, जैसे माता पिता का व्यवहार कैसा है, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, क्योंकि जो एजुकेशन होती है ना वो हमारे माइंड को ओपन करती है, ओपन करने का काम करती है। आप किसी भी इंसान को मतलब कोई एजुकेटेड इंसान है और कोई अनएजुकेटेड है, उनको देखकर भी बता सकते हैं। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके घर में वातावरण कैसा है, आपके बच्चों को उतना प्यार मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा। मान लो घर पे सारा दिन लड़ाई होती है तो बच्चे का व्यवहार भी कैसा हो जाता है, इरिटेटेड सा हो जाता है। बच्चा क्या करेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, अपनी बातें मतलब शेयर नहीं कर पाएगा, घुटन में रहेगा, या फिर कई बार बच्चे बहुत क्या हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं। और अनुशासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई बच्चा मान लो बहुत बदतमीजी कर रहा है या गलतियां कर रहा है तो आप उन्हें डांट देते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इससे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट क्या है, प्रभावित होता है। जैसे अब कई बार क्या होता है, फादर और मदर दोनों जॉब में होते हैं, बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, अकेलेपन में रहने लगेगा, है ना। तो वो क्या होता है, वो नकारात्मक प्रभाव बच्चे के ऊपर डाल सकता है, ठीक है। या घर पे डोमेस्टिक वायलेंस होती है, बच्चा उस चीज़ों को रोज़ देख रहा है, तो उन चीज़ों का भी बच्चे के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई गरीबी में जीवन जी रहा है, उसके पास अच्छा पैसा नहीं है, तो अच्छा खाना नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगी और रिसोर्सेज की कमी रहेगी, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप इन सभी चीज़ों से क्या होगा, प्रभावित होता जाएगा। आ गया समझ में इतना? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझा रही हूँ। सांस्कृतिक जैसे रीति रिवाज हैं और मूल्य हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करवा दी जाती हैं जो कि बच्चे की सोच को प्रभावित करती हैं, है ना। तो परंपराएं बालक के व्यवहार और सोच को भी प्रभावित करती हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को लेकर ना रिजिड नहीं रहना चाहिए, है ना, क्योंकि समाज बदल रहा है और हर चीज़ मतलब क्या होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जो बच्चे के अनुसार हो। ये ना हो कि हम किसी भी चीज़ को बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब है शिक्षक और विद्यालय। प्रेरणादायक शिक्षक विकास की गति को बढ़ाते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, आप स्कूल में एज अ टीचर क्या करेंगे, आप बच्चे की जो प्रेरणादायक शिक्षक होते हैं, हम बच्चे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं बार बार, है ना, और अनुकूल उसे एक ऐसा वातावरण देते हैं, उसको एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाते हैं, उसे हर चीज़ में मतलब एक्टिव रहने के लिए कहते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, सुरक्षित और सक्रिय माहौल देते हैं हम बच्चे को, है ना। तो शिक्षक और विद्यालय जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का संबंध, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का आपस में क्या संबंध है। तो इसको पढ़ लेते हैं। बालक के विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा ये जरूरी होते हैं। जो हेरिडिटी होती है वो क्या मिलती है, एक जैविक गुण है, इसको हम पढ़ते हैं अनुवांशिकता और पर्यावरण, H/E के थ्रू पढ़ते हैं हम इसको। कई बार एक पेपर में पूछ लिया जाता है इनका क्या रिलेशन है, तो इनका ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है अनुवांशिकता जो होती है वो एक जैविक गुण होता है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल गुण होता है ये, जो माता पिता से किसको मिलते हैं, बच्चे को मिलते हैं। इसमें त्वचा का रंग, आंखों का रंग, लंबाई, शरीर संरचना, शारीरिक संरचना, कुछ मानसिक परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। लेकिन पर्यावरण क्या है, पर्यावरण उन कारकों को जो बाहरी फैक्टर हैं उनको दिखाता है जिनका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, जैसे परिवार है, विद्यालय है, समाज है, भाषा है, संस्कृति है, ये सब क्या किस में आते हैं, पर्यावरण में आते हैं। अनुवांशिकता व्यक्ति की संभावनाओं की नींव रखती है, जबकि पर्यावरण उन संभावनाओं को आकार देने का काम करता है। उदाहरण के रूप में एक बालक को संगीत की प्रतिभा अनुवांशिक रूप से मिली हो सकती है। जैसे मान लो एक बच्चा है जो मतलब म्यूजिक में अच्छा है, लेकिन उसका जो अभ्यास करा कर हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी प्रतिभा जो है वो वहीं पर रुक जाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी। तो उसको एनवायरनमेंट जो है वो क्या कर देता है, अच्छा कर देता है। यानी कि किसी को कोई चीज़ क्या मिली है, हेरिडिटी में मिली है, लेकिन उसको अच्छा कौन कर रहा है, एनवायरनमेंट कर रहा है ना। जैसे वो कोई किसी बच्चे को म्यूजिक आता था, लेकिन उसको म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करा दी, तो टीचर ने उसे क्या किया, उसकी प्रतिभाओं को विकास कर दिया। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण है और जो हेरिडिटी है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आया समझ में? ऐसे ही नेचर और नर्चर होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति और पर्यावरण दोनों मिलकर क्या करते हैं, योगदान करते हैं। आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आपने समझे भी होंगे। अभी मैंने ऐसे कुछ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया था कि वृद्धि क्या है ना। वृद्धि के बारे में मैंने आपको बताया था
कि जो वृद्धि है वो क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम तक के लिए होती है और फिर रुक जाती है ना। जैसे हाइट है, लेंथ है और वेट है, उन सब के बारे में मैंने आपसे बात की थी। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, इसको हम माप सकते हैं। फिर मैंने बताया था आपको विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, वूम टू टूम होता है। ये कैसा होता है, गुणात्मक होता है, इसको हम देख सकते हैं। ये भावनात्मक तरीके से होगा, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तरीके से होगा और शारीरिक तरीके से होता है। विकास के स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, जैसे सामाजिक है और भावनात्मक है, ठीक है, लैंग्वेज वाली है और शारीरिक है। ये सब क्या है, हमारी विकास की अवस्थाएं थी। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, पोषण है, लिंग है और इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए थे जो क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। अभी मैंने आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में आपको बताया ही है कि कैसे आनुवांशिकता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैं कुछ MCQ क्वेश्चन लेके आई थी, 3-4 MCQ क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10-15 MCQ क्वेश्चन से चैप्टर की रिवीजन कराती जाऊंगी, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन की एक सीरीज भी लगा लेंगे, ठीक है। तो वो क्या रहेगी, आपके लिए ईजी रहेगी और इसके साथ साथ क्या होगा, आपका मतलब जो है कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। आपको पता लगता जाएगा कि आपने इस क्लास में कितना सीख लिया है, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी के बाद हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है ये पता लग जाता है कि हमारे दिमाग ने कितना चीज़ों को सीख लिया है, हम कितनी ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकास का बाह्य संकेत है, यानी कि कौन सा फैक्टर है जो डेवलपमेंट को जो हमें बाहरी तरीके से मतलब विकास के बाहरी संकेत देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, निम्न में से कौन विकास का बाह्य संकेत है। तो वजन में वृद्धि है, सोचने की क्षमता है, भाषा विकास है या नैतिकता है। तो सोचने की क्षमता किस में आती है, बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से सीखता है। भाषा विकास मैंने आपको बताया था, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। नैतिकता उसकी मोरल होती है। यहाँ पर ये क्या है, वजन में वृद्धि, ये किसका फैक्टर हो गया, वृद्धि वाला आ गया, ये ग्रोथ का आ गया है ना। तो ये किस में आएगा, ये सबसे अलग है। ये क्या है भाई, ये संकेत दे रहा है जिसको हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, यानी उसके वेट में जो वृद्धि हुई है उसको हम देख पा रहे हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी अवस्था में कल्पनाशील खेल अधिक होता है। तो ये जो है प्रारंभिक बचपन जो है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकास की कौन सी अवस्था में कल्पनाशील खेल अधिक होता है, तो प्रारंभिक बचपन में जो खेल है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कौन सा कारक जन्म से पूर्व ही विकास को प्रभावित करता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो हेरिडिटी होती है और जो एनवायरनमेंट होता है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन जन्म से पहले क्या डिसाइड हो जाता है, बच्चे की हेरिडिटी जो है वो कहाँ से मिलती है, बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। क्योंकि आनुवांशिकता जो है वो क्या होती है, पहले से ही जन्म से पूर्व ही उसे अपने पेरेंट्स से मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 सेकेंड रुकिए। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, विकास की कौन सी विशेषता सही है। विकास की कौन सी विशेषता सही है, ये भी देखना है आपको। ये जो क्वेश्चन होते हैं कई बार कैसे पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। कई बार नहीं की साउंड को हम नहीं देखते हैं और सीधा सही है देख कर टिक कर देते हैं। कई बार हम सही है को नहीं है पढ़ लेते हैं, है ना। ये ना हमारा माइंड है ना, जब हम पेपर देते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और फटाफट हम क्या करते हैं, जल्दी से गोला भर देते हैं, है ना। तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें बहुत ठंडे दिमाग से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर उसे सॉल्व करना होता है। तो ये एक अस्थायी प्रक्रिया मैंने आपको बताया था, जो विकास है वो अस्थायी प्रक्रिया नहीं है। ये क्या होता है, वूम टू टूम होता है। ये क्या करता है, लगातार चलता रहता है। ये शारीरिक होता है, केवल शारीरिक होता है। अब देखो जहाँ पर आपको केवल शब्द दिखने को मिलेगा, ओनली शब्द देखने को मिलेगा, ओनली जो होता है ना इन क्वेश्चन में नेगेटिव सेंस वाला होता है। तो जहाँ पर भी आपको केवल देखने को मिले तो आप उसको पहले ही क्रॉस कर देना कि ये इसका आंसर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में केवल वाले आंसर नहीं होते हैं। यह सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। तो इसको आप सॉरी तो इसको आप देख सकते हैं कि ये कैसी है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और एक क्रम में चलती रहती है। तो विकास क्या होता है, कॉन्टीन्यूस और एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, केवल किशोरावस्था में फिर केवल वाली सेंस आ गई, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक है,
इसकी ये देखो, इसके आंसर्स थे ये मैंने लिखे थे। आई होप आपको ये सभी समझ में आए होंगे। जितना भी मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है, जितना भी चैप्टर मैंने आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देख सकते हैं, इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आपको तीसरी बार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका मन करे तो आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं, अपने अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। बहुत लेंथी सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में। सबसे पहली बात, हमें सिर्फ लिमिटेड लिखना होता है, ताकि हम क्या करते जाएं, एग्जाम में उन मोटे मोटे पॉइंट्स को पढ़ें और जब पेपर में आए तो हम उसे मतलब हमें रिमाइंड आ जाएं चीज़ें। इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको समाजीकरण का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर कराती जाऊँगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। आपको ये वीडियो शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। तो अब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इतना ट्रस्ट करने के लिए, बार बार मुझे कमेंट करने के लिए कि मैम करा दीजिए, मैम करा दीजिए। इससे क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कराने का। मुझे भी मन में ऐसे होता है कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, है ना। तो फिर सामने वाले का भी वीडियोज़ बनाने का मन करता है, ठीक है। वैसे मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, बट फिर भी मैंने टाइम निकाला है आप सभी के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कराऊँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं आपको EVS भी करा दूँ, मैं आपको हरियाणा GK भी करा दूँ, बट ऑलरेडी भी मैंने चैनल पर करा रखी है। अगर कोई विजिट करेगा तो वहाँ से उसका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने जो तैयारियाँ कराई थी वो उसमें कंटेंट भी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, पुराना कंटेंट देखने का मन करे तो पुराना कंटेंट देख सकते हैं। नए कंटेंट को कहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी नया कंटेंट भी लाने की। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।